हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जब मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देख लेना। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको लास्ट तक देखने के बाद पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है रेस्पिरेशन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख चुके हैं इससे पहले न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर आप सारा का सारा वीडियो देख लेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं और पढ़ते हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है रेस्पिरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? और ये प्रोसेस कहां होता है? एंड व्हाई डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? और ये प्रोसेस होता क्यों है? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फूड्स खाते हैं। फूड्स खाने के बाद हमारे बॉडी में एक एनर्जी आती है, जिस एनर्जी से हम लोग अलग अलग काम कर पाते हैं। तो ये काम हम लोग जो कर पाते हैं वो एनर्जी के कारण कर पाते हैं, और ये एनर्जी हमें फूड से मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस फूड में आखिर ऐसा क्या है कि हमें उससे एनर्जी मिलता है? तो पिछले सेशन में आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एब्जॉर्ब्ड फूड हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं, हमारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं, हमारे टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब्ड फूड हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, टिश्यू तक, ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, और उन्हीं सेल्स में, टिश्यू में, ऑर्गन्स में एक खास तरह का प्रोसेस चलता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और उस रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या होता है दोस्तों? एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी का होता क्या है? तो हमारे जितने भी सेल हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, सभी अपने फंक्शन को लगातार जारी रखने के लिए उस एनर्जी का यूज करते हैं। सो नाउ, वेयर डज द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस? यू मे आंसर, द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल्स, इन द टिश्यू, इन द ऑर्गन्स। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल्स में होती है, कोशिकाओं में होती है। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन? व्हाई डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए। अब एनर्जी की हमें आवश्यकता क्यों होती है? अब ये बताने वाली बात है क्या? बताओ, नहीं है। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन का डिफिनेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताओ रेस्पिरेशन कहते किसको है, तो आप बोलेंगे कि एनर्जी जिससे मिलता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अरे वाह, एनर्जी तो ग्लूकोज से भी मिलता है ना। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है? साइंटिफिकली, साइंस के थ्रू हमें आंसर देना है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो हम बोलेंगे कि रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस, हमारे सेल्स में चलने वाले केमिकल प्रोसेस को हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर इन, जहां, जिसमें क्या होता है? वेयर इन ब्रेक डाउन मीन्स यू में कॉल इट ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन और ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन और ऑक्सीडेशन of food. Food means it is absorbed food, it is assimilated food to obtain energy. To obtain energy. Now what is the respiration? What is this life process is called? Dear students, life process is that
process is that biochemical process wherein breakdown or oxidation of food takes place to obtain energy. ओके तो रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपने सेल्स के लिए, अपने बॉडी के लिए और अपने टिश्यू के लिए यूज करते हैं. सो जो एसिमिलेटेड फूड है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसका यूज होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो तो चलते हैं आगे की ओर. तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. सो व्हाट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस? Any process, any chemical reactions taking place in the cells are called biochemical process. Dear students, समझ गए होंगे आप लोग कि biochemical process क्या होता है और यहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है. So which food? Absorbed food, my dear students. Absorbed food to obtain energy. Okay, चलो ये बात आपको समझ में आ गई. Now what this energy in the form of, in which form the energy is released? The energy is released in the form of ATP. ATP, TP, TP. So the energy is released, wow wow wow, in the form of, not Shaktiman Junior Ji, no no no, in the form of ATP. So your next question is going to be, what is sir ATP? What is ATP? What do you mean by ATP? Okay बच्चों, तो ATP का मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट. ओके और 2 फॉस्फेट वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? इसको एडीपी बोलते हैं भाई. इसको एडीपी बोला जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट. तो ये जो एडीपी है ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है, बट दिस इज लोअर कंटेंट, दिस कंटेन्स लोअर एनर्जी कंटेंट. ओके सो व्हेन एडीपी गेट्स a phosphate, an inorganic phosphate, it converts into ATP and releases energy. ओके सो अगर आपसे पूछा जाए कि ATP क्या होता है तो हम बोलेंगे ये शक्तिमान है, ये जूनियर जी है. अरे नहीं यार, ATP जो है ये एक केमिकल मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसके सिंथेसिस से और जिसके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है. ओके तो ये ATP से ADP और ADP से ATP ये प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर चलते रहते हैं. ठीक है, तो ATP इज द हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड ADP इज द लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स. जब हमें एनर्जी यूज करना होगा तो ये जो ATP है ये वापस टूट जाएगा किस में? ADP में. ओके सो नाउ रेस्पिरेशन के बारे में आपने बेसिक समझ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल्स. सो इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस एंड देयर ऑक्सीडेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड टेक्स प्लेस, एसिमिलेटेड फूड टेक्स प्लेस वेयर? इन द सेल्स. व्हाई? टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके नाउ लेट्स गो अहेड. Now let's have some more points about respiration. This is the simple definition. Now let's have some more points about respiration. Respiration के बारे में कुछ और पॉइंट्स को हमें समझना है. So हमने यहाँ पर देखा कि respiration में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फूड का. So which food is to be break down? किस फूड का ब्रेक डाउन होना होता है? So this food is glucose. दिस फूड इज मेनली ग्लूकोज, नॉट ओनली ग्लूकोज. सिर्फ ग्लूकोज नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, बल्कि ग्लूकोज के अलावा कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं. कुछ कभी कभी जो है प्रोटीन्स भी, कभी कभी जो है फैट्स भी ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी दे सकते हैं. लेकिन जनरली जो ब्रेक डाउन होता है, जो एब्जॉर्ब फूड यूज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, दैट इज द ग्लूकोज. So the raw material for respiration we can say here is glucose.
इज ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी इन आवर सेल. जब क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होता है तब. ओके, सो द नेक्स्ट point we can say here, respiration is enzymatically controlled process. It means respiration जो प्रोसेस है इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए. अब वो एंजाइम्स कौन से होते हैं वो पूछना नहीं, क्योंकि वो आगे जाके आपको पढ़ना है. ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, enzymatically controlled process. Raw material is glucose. Glucose is break into the energy molecules. So we can also, हम लोग आगे देखेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे कि इसका केमिकल इक्वेशन क्यों होता है, क्या होता है, क्योंकि अपन को पता है कि रेस्पिरेशन में एक केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है सेल्स के अंदर, तो उस इक्वेशन को भी अपन लोग देखेंगे. हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो फटाक से लाइक ठोक के सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना कि इस चैनल पर क्या होता है. पूरा का पूरा कंटेंट डाला जाता है. क्लास 10th 9th 8th 7 हर एक क्लास का कंटेंट, हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलता है. तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों. तो enzymatically controlled process, and this is also we can say it, this is a catabolic process. This is a catabolic process, and respiration is an exothermic reaction. An exothermic reaction. We are learning here some more points about respiration. Okay, now the end product is, what is the product of respiration? Okay, this is the raw material. Glucose raw material है जिसको यूज किया जाता है. But what is the product? The product is different in different type of cells, in different type of organism. So what is the product? Okay, glucose is the raw material. कहने का मतलब है कि हर एक सेल में ग्लूकोज से, जनरली ग्लूकोज से ही एनर्जी रिलीज किया जाता है. दिस इज द रॉ मटेरियल. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस. ठीक है, इसे हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एक कॉमन जो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और एटीपी बोलते हैं. ठीक है, हर एक जगह एटीपी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो रेस्पिरेशन कहलाएगी मेरे दोस्त. लेकिन एटीपी जो है कहीं लो और कहीं हाई मॉलिक्यूल्स में, यानी कि हाई अमाउंट में रिलीज होते हैं. तो प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑल द प्रोसेस. हर एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे और हर एक जगह जो है एटीपी भी बनेंगे. ठीक है, चलिए. ओके, नाउ प्रोडक्ट इज एटीपी एंड CO2. उसके बाद हमको देखना है कि हमने लिखा कि दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिक प्रोसेस इट मीन्स दैट the complex food, okay, the simple food is changed into complex. Simple chemical substances, complex chemical substances is changed into simple substances. That is called catabolic process. And exothermic reaction का मतलब है कि क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिलीज होती है तो उसे हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. तो चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन को. देखिए यहाँ पर C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट टेक्स ऑक्सीजन. ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जब ऑक्सीजन मिलेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं है, कभी कभी बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे. तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जनरली क्या होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी. तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 6 लगाना होगा, यहाँ 6 लगाना होगा और यहाँ 6 लगाना होगा. तो ये एक स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन है रेस्पिरेशन का. लेकिन इसमें आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, तो इसको हम लोग और आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रेस्पिरेशन के बारे में जो भी चीज़ आप जान सकते थे, आपको बेसिक जो चीज़ है वो बता दिया गया. अब एक
पॉइंट्स यहाँ पर है। व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? अब देखिए सिंपल सा आपको समझ में आएगा कि सेल्यूलर यानी कि सेल में होने वाला रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो दिस रेस्पिरेशन इज कॉमनली कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर respiration. Why? Because this process takes place in the cell, so this process is called respiration, is generally called cellular respiration. तो cellular respiration बोलो या respiration बोलो, दोनों ही सेम चीज़ है, दोनों ही प्रोसेस में क्या होंगे, दोनों सेम ही प्रोसेस है, दोनों में ही क्या होगा, एनर्जी रिलीज होंगे, एनर्जी रिलीज in the form of ATP. Okay dear students, so this is cellular respiration. Now we have completed here the basic funda of basic definition of respiration. Now let's have some revision. तो respiration क्या होता है? respiration क्या होता है? respiration is a biochemical process. What does biochemical process means? biochemical process का मतलब है कि बायो से रिलेटेड यानी सेल से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन, सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शन, जहाँ क्या होता है, वेयर इन ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मीन्स ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो एब्जॉर्ब फूड है, जो फूड एब्जॉर्ब किया गया, जनरली दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, टू ऑब्टेन एनर्जी। किस चीज़ के लिए, क्यों करते हैं रेस्पिरेशन? ताकि सेल्स को एनर्जी मिल सके, बॉडी को एनर्जी मिल सके। हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है मेरे दोस्तों। ओके, नाउ द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Now ADP is converted into ATP and ATP is converted into ADP. What is ADP and ATP? These are energy molecules. ATP और ADP जो है ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, ये लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। तो ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स में बनकर तैयार रहेंगे जब रेस्पिरेशन होगा, और जब हमारे सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ये वापस ATP जो है ये टूट जाएंगे ADP में, और साथ में एनर्जी जो है अपने अंदर से रिलीज कर देंगे सेल को। Okay, now some more points here about respiration is the enzymatically controlled process. समझ में आया कि नहीं? हाँ जी। तो रेस्पिरेशन जो है ये इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है भैया, यानी कि यहाँ पर ढेर सारी इंजाइम्स की आवश्यकता होती है। और वो कौन कौन से इंजाइम होते हैं तो वो आप 11th क्लास में जाकर पढ़ना। नाउ दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन्स? कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो यहाँ किस में बदल रहे हैं, सिंपल में चेंज हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मटेरियल गेट चेंज इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स। नाउ दिस इज एक्टोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस इज द रॉ मटेरियल इज जनरली ग्लूकोज। खास करके ग्लूकोज का ही यूज किया जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। समटाइम्स इट मे बी फैट, इट मे बी प्रोटीन। ओके, नो प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज ATP इन ऑल द केसेस। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो सभी में ATP रिलीज होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि किसी में ज़्यादा एनर्जी बन रहे होंगे, किसी में कम एनर्जी बन रहा होगा। ओके, चलिए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरल प्रोडक्ट है जो आपको हर एक जगह लगभग दिखेगा। ठीक है, चलिए। नाउ दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। नाउ हेयर वन पॉइंट, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमेशा नहीं होती, कभी कभी बिना ऑक्सीजन की हेल्प से ही ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो ATP जो है वो कम मात्रा में रिलीज होता है। ओके, लेकिन जब ऑक्सीजन होगा इसके पास तो ATP जो है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। एंड वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ली जाती है उसे हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग और आगे जाकर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में जरूर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नो, हेयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Now first of all we have internal respiration, we have internal respiration, we have external respiration, we have external respiration. Okay, internal respiration, this is internal respiration, this is external respiration. Okay, internal respiration
इज आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेशन, ओके, और सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन। अरे समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रीदिंग, इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रीदिंग। नाउ दिस इंटरनल रेस्पिरेशन हैव टू टाइप्स, one is aerobic, one is aerobic respiration, okay, now let's see aerobic respiration and anaerobic respiration, and aerobic respiration, okay. So here types of respiration, first of all internal and external respiration. Internal respiration को ही हम लोग simply respiration बोलते हैं, या इसी को हम लोग cellular respiration बोलते हैं। And external respiration it is commonly called breathing. So here are two types of internal respiration, aerobic and anaerobic respiration. तो चलिए देखते हैं इस दोनों ही कंडीशन में बात किस चीज़ की होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, ओके। व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल व्हाट डज इट मीन? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, बाहर ही बाहर, ठीक है, बाहर बाहर से, है ना। कोई गेस्ट आए आपके पास तो उसको क्या करना है, अगर अच्छा गेस्ट हो तो ठीक है, अगर अच्छा गेस्ट हो तो उसको रखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक दो साइड इधर उधर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर वो बाहर ही बाहर निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। सोचते हैं कि भाई ये अंदर ना आए, है ना, क्योंकि वो अंदर आता है तो परेशान करके रख देता है। तो चलिए, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग का मतलब क्या चीज़ है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर कहने का मतलब क्या चीज़? जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना दैट इज इनहेलेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना दैट इज एक्सहेलेशन। यही दोनों प्रोसेस को बस हमें क्या बोलना है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलना है। सो हम यहाँ कह सकते हैं इनहेलेशन, ठीक है, एंड exhalation. Inhalation and exhalation is called breathing. What does inhalation means? Inhalation means taking in oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, है ना। हम लोगों के केस में, ठीक है, ह्यूमन के केस में हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट के केस में क्या है, उल्टा है भाई। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। So we inhale oxygen and exhale carbon dioxide, gives out CO2. But in the case of plants takes carbon dioxide and gives out oxygen, and we take that oxygen to exhale carbon dioxide. कहने का मतलब है कि अपन लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और प्लांट के द्वारा छोड़े हुए ऑक्सीजन को फिर हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, ओके। तो दैट प्रोसेस ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाहर ही बाहर, जिसको हम सिंपली ब्रीदिंग भी बोलते हैं, सांस लेना, ओके। सो व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? तो हम लोगों ने जो देखा कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होना, उससे एनर्जी रिलीज होना, पूरा का पूरा प्रोसेस किसके अंदर आता है, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आता है। सो व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ रॉ मटेरियल ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। अरे इतना सोचना क्या है, सिंपल, मैंने आपको रेस्पिरेशन का क्या बताया, डिफिनेशन बताया था पिछले क्लास में। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग सिंपली रेस्पिरेशन बोलते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो फूड का ब्रेक डाउन होता है, और वो किस में चेंज होते हैं, एनर्जी में चेंज होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक, ओके। इफ वी यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, अगर हम ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, बाय यूजिंग ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन का यूज करके यदि हम क्या करें, हम एनर्जी रिलीज करें, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड
कभी कभी समटाइम्स बिना ऑक्सीजन की हेल्प से ही क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा लिया जाता है, एनर्जी रिलीज करा लिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, okay, in the absence of oxygen. Now the next process we are going to learn here in detail about aerobic and anaerobic respiration. okay, तो चलिए अब हम एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो यहाँ फूड का, ठीक है, यहाँ फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ओके, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसके हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होना जरूरी है। और ये प्रोसेस होता कहाँ है? ओके, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है? अवेलेबल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, तो जब भी फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी क्या होगा? अरे ज़्यादा मात्रा में निकलेगा भाई, एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। ओके, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। ठीक है, दिस प्रोसेस, ठीक है, वी गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ, वी गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। हम लोग यहाँ पर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एटीपी यानी एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि फूड का कंप्लीट क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, द नेक्स्ट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। नो देखिए व्हाट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट ब्रेकडाउन होता था एरोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ पर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, आधा फूड का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कुछ का नहीं होता है। सो हियर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, पार्शियल ब्रेकडाउन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, बाय एनी चांस, एनी केस में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाया तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, दैट इज पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। ओके, अब अगर जब ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी यहाँ क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी कोई आवश्यकता नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो तब। सो अगर यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ एनर्जी भी क्या रिलीज होगी? मिनिमम अमाउंट में रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती थी, यहाँ पर लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो हम लिख सकते हैं हेयर एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज इन लो अमाउंट। ठीक है, लो अमाउंट में क्या होता है कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए
तो ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बारे में देखा कि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। वहाँ पर कंप्लीट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए। वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होता है, यहाँ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी रिलीज होता है। नाउ लेट्स हैव, तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, ठीक है। इन दोनों में ही क्या प्रोसेस चलते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, अपन से यहीं से शुरू करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। या अपन क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनएरोबिक हो, ये किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से आगे चलता है, आगे बढ़ता है, किस तरह से ये एनर्जी रिलीज करता है। नो हेयर देयर आर टू मेन प्रोसेसेस, ओके। फर्स्ट इज कॉल्ड, देयर आर टू मेन प्रोसेसेस, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मेनली टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज क्रेब्स साइकिल, नो हम समझेंगे इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, तो ग्लाइकोलाइसिस से। सो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ओके। इन द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड, pyrovic acid. So what is glycolysis? ओके, देखो ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, पार्शियली टूट रहा है, कंप्लीटली नहीं, ठीक है। सो हियर ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड, या इसी को पायरोवेट भी हम लोग बोल सकते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम लोग ईएमपी पाथवे के भी नाम से जानते हैं, ईएमपी पाथवे, ठीक है। ईएमपी, ये तीनों ही साइंटिस्ट के पहले लेटर को लिया गया है, ईएमपी। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस को खोजा था, इसको डिस्कवर किया था, तो इसको ईएमपी पाथवे भी अपन लोग बोलते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ये कॉमन प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन प्रोसेस बिलोंग्स टू बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हम लिख सकते हैं इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन के लिए ये एक कॉमन प्रोसेस है। कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये पायरोविक एसिड में चेंज हो गया, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हुआ, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट गए, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गए, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गए, एंड दैट इज कॉल्ड द पायरोविक एसिड, ओके। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। इन दिस प्रोसेस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इन दिस प्रोसेस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ग्लूकोज इस प्रोसेस में यानी ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सिंपल आप समझिए कि ये कॉमन प्रोसेस है एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट ये नहीं होता, क्योंकि एनारोबिक बिना ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, ओके। सो इन दिस प्रोसेस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ से आपने समझ गया कि यहाँ पर क्या बना, पायरोविक एसिड बना। नाउ दिस पायरोविक एसिड, ओके। अब ये पायरोविक एसिड जो है, आगे इसका यूज किस तरह से होगा, ठीक है। इस पायरोविक एसिड का
फ्यूचर क्या है, इसका जो है फेट क्या है, इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन के टाइप को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्यूलर नीड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेल्यूलर नीड, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेल्यूलर नीड के अनुसार ये पायरोविक एसिड जो है 3 तरीके से काम आ सकता है, 3 तरीके से यूज हो सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट तरीका है, जो फर्स्ट वे इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके। सेकेंड इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकेंड इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, and third is called aerobic respiration, aerobic respiration, okay. This pyruvic acid is used in 3 way, okay. ये पायरोविक एसिड 3 तरीके से यूज हो सकते हैं। अगर इस पायरोविक एसिड को फ्यूचर में अगर ऑक्सीजन सप्लाई हो गया इस पायरोविक एसिड को, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज कराएगा, ओके। अगर इस पायरोविक एसिड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया इन द सेकेंड प्रोसेस, दैट इज इन क्रेब्स साइकिल, अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया है ना, क्रेब्स साइकिल इन दोनों में तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल किसका पार्ट है, ये सिर्फ एरोबिक का पार्ट है, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये पार्ट है, किसका पार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, तो इस चीज को पहले हम देख लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। तो क्रेब्स साइकिल में पायरोविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम कंप्लीट ब्रेकडाउन, ओके, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरोविक एसिड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरोविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कहने का मतलब जो क्रेब्स साइकिल है वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही चलेगा, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज पार्शियल ब्रेकडाउन के साथ पायरोविक एसिड में बदल जाएगा। अब ये पायरोविक एसिड, ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ओके, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये पायरोविक एसिड साइटोप्लाज्म से कहाँ चले जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाए और वहाँ ऑक्सीजन की मदद से कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दे इस पायरोविक एसिड का, फ्यूचर में मतलब फिर से एक बार ब्रेकडाउन कर दे, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक प्रोसेस, यानी इस साइकिल को हम लोग, यहाँ पर एक साइकिल चलता है, एक रिएक्शन का एक साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा पायरोविक एसिड का, कहाँ जाने के बाद, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद। और ये जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है एरोबिक एंड एरोबिक में, वो किससे आता है, तो वो इसी क्रेब्स साइकिल से आता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये तो सेम है एरोबिक में भी एंड एनाएरोबिक में भी, ओके। ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। सो हेयर दिस इज इंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस, यहाँ पर ढेर सारे इंजाइम्स की आवश्यकता होती है और एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चलता है, साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब चलिए, अब ये पायरोविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया है, ऑक्सीजन की हेल्प से ये क्रेब्स साइकिल कराएगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज कराएगा, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट कराएगा। अगर ये पायरोविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो सकता है। ये पायरोविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो ये एक समय लैक्टिक एसिड बना सकता है, लैक्टिक एसिड बना सकता है, या एक समय क्या कर सकता है, अल्कोहल बना सकता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बना सकता है, इथाइल अल्कोहल बना सकता है, ओके। और थर्ड में अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्रेब्स साइकिल कराएगा, क्रेब्स साइकिल कराएगा। तो यहाँ से समझिएगा, देखिए, पायरोविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्रेब्स साइकिल कराएगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। एंड जब इस पायरोविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस केस में एक बार जो प्रोडक्ट हो सकता है वो लैक्टिक एसिड हो सकता है, तो उसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे। और कभी कभी जो प्रोडक्ट हो सकता है वो इथाइल अल्कोहल हो सकता है, तो उसको हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो इन दोनों ही केस में, यानी कि
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएंगे, एनएरोबिक के पार्ट कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस दोनों ही केस में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, तब ये दोनों प्रोसेस होता है। ओके, तो ये एनएरोबिक के केस में आ जाएंगे। लेकिन यदि ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी तो क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगा और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ही प्रोसेस में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था ये पार्शियली ही रह जाएगा। इसीलिए इस एनएरोबिक प्रोसेस में जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ वो पार्शियल ही रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ लो एटीपी एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो एक सीरीज चलेगा रिएक्शन का एंजाइम की मदद से, और लार्ज अमाउंट में यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन करा दिया जाएगा इस पायरोबिक एसिड का, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। नाउ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो सबस्ट्रेट है, नाउ द सबस्ट्रेट और रॉ मटेरियल इज सेम, दैट इज ग्लूकोज, ओके, बट प्रोडक्ट इज डिफरेंट, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है। वो ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है या नहीं, ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं। अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन यदि अगर नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन तो वो या तो लैक्टिक एसिड बना देगा सेल के अंदर, या तो इथाइल अल्कोहल बना देगा सेल के अंदर, ठीक है। तो चलिए, तो यहां से आपने क्या समझा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। अभी और बाकी है, अभी और हम लोग देखेंगे और डिटेल में, इन तीनों को ही हम लोग देखने वाले हैं। सो हियर आर two different process involved in respiration, that is first is glycolysis and second is Krebs cycle। glycolysis means ग्लूकोज का क्या होना, लाइसिस होना, टूटना। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और ये 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, दैट इज पायरोबिक एसिड। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन है। ये फर्स्ट प्रोसेस है जो एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती तो ये एनारोबिक का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए। अब ये जो पायरोबिक एसिड बना है, इस पायरोबिक एसिड का यूज कैसे किया जाता है आगे, उस आधार पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर इस पायरोबिक एसिड, अगर ये पायरोबिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चले गया और ऑक्सीजन की हेल्प से वहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन करा लिया तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसके कारण क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन यदि इस पायरोबिक एसिड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया तो एक केस में ये तो लैक्टिक एसिड बना लेगा प्रोडक्ट के रूप में, और दूसरे केस में इथाइल अल्कोहल बना लेगा। तो इन दोनों ही केस में लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल जो प्रोडक्ट बनेगा, कब बनेगा, जब ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। तो इन दोनों को ही हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। और यहाँ पर जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था ग्लूकोज का, वो पार्शियल ही रह जाएगा, जिस कारण यहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ही कम, वेरी लेस अमाउंट में यहाँ पर रिलीज होगा। तो हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट तो हर एक जगह सेम है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है अकॉर्डिंगली कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चलकर इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताते हैं। चलिए नो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने एक समराइज किया हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समराइज किया हुआ है। वो क्या है कि सबसे पहले ग्लूकोज होगा, इस ग्लूकोज का क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। पार्शियल जो है यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होगा, तो इससे पायरोवेट या पायरोबिक एसिड बनेगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स के, दैट इज पायरोबिक एसिड के, ठीक है। अब ये प्रोसेस कॉमन है एरोबिक के लिए, एनारोबिक के लिए, दोनों के लिए। अब यहाँ से और इस पायरोबिक एसिड को अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सप्लाई होता है, एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। अगर इसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस केस में 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 अलग अलग केस बनेंगे। एक तो बनेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी प्रोडक्ट क्या हो जाए, लैक्टिक एसिड हो जाए। लैक्टिक एसिड क्या है, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन 2 इसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। साथ ही 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगा, ओनली 2 एटीपी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये कहाँ होगा, तो ये मसल सेल्स में होगा। हमारे मसल सेल्स में जब हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल सेल्स में को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है, यानी प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, हमारे मसल्स दर्द करने लगते हैं, पेन देने लगते हैं, ठीक है। एंड इन सेकेंड केस क्या है, यहाँ पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट होगा।
इथाइल अल्कोहल ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। इसके कितने बनेंगे टोटल, यहाँ पर भी टोटल दो इसके कंपाउंड बनेंगे 2 कार्बन के, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। और यदि ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए इस पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर, तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस जब ऑक्सीजन इसको अवेलेबल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जो प्रोसेस चलेगा वो क्रेब्स साइकिल चलेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वहाँ पर 6 CO2 6 H2O और 38 ATP एनर्जी रिलीज हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा इस ग्लूकोज का, लेकिन इस दोनों ही केस में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ही रह जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है पायरोविक एसिड, उसको ऑक्सीजन मिला या नहीं मिला, उस बेसिस पर हम लोग इतने तरह के कैटेगराइज इसको कर सकते हैं। इन दोनों ही केस में एनर्जी जो रिलीज हो रही है ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मींस हियर नॉट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, बट हियर 38 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमारे सेल्स में ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होते हैं, और ये जो एनारोबिक वाले केस है ये बहुत ही कम देखे जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में ये होते हैं, ओके। बट देयर आर 2 टाइप्स, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं दोनों ही टाइप के बारे में। तो चलिए, ये कंप्लीट आपका प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी।